हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक और इंटरेस्टिंग इकोनॉमिक्स का टॉपिक लेके आ चुका हूं जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन। दो हम इस वीडियो में ग्लोबलाइजेशन के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे डी ग्लोबलाइजेशन के बारे में। पर डी ग्लोबलाइजेशन से जाने से पहले मैं आपको ग्लोबलाइजेशन का थोड़ा हिंट देना चाहता हूँ। क्या है ग्लोबलाइजेशन का मतलब? सिंपल सा मतलब है यार, एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे 1991 में। ग्लोबलाइजेशन का मतलब था इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ वर्ल्ड। तो बाहर की कंपनी यहाँ पर भी काम कर सकती है, इंडियन कंपनी बाहर फॉरेन भी काम कर सकती है, बाहर के एफडीआई यहाँ पर भी आ सकते हैं और हम भी डिपॉजिट कर सकते हैं बाहर में। ठीक है, ऐसे इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। क्या है? कल्चर हमारे यहाँ से वहां जा रहा है, वहां से यहाँ पर आ रहा है। डायस्पोरा जो हमारा इंडियन है, जो बाहर रिसाइड करता है यूएस यूके में, वो क्या है? एवरीथिंग इज रिलेटेड टू ग्लोबलाइजेशन, इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ वर्ल्ड। इसे सिंपली अगर मैं बोलूं तो वर्ल्ड हैज बीन रिड्यूस टू अ विलेज। वर्ल्ड हैज बीन रिड्यूस टू अ विलेज, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता है, हर कोई एक दूसरे के कल्चर को जानता है, हर किसी को पता है कि क्या दूसरे कंट्रीज में ट्रेंडिंग वगैरह चल रहा है इन टर्म्स ऑफ फैशन वगैरह। और वो आप देख ही रहे हैं कि वेस्ट में, इंडियन में भी वेस्ट कल्चर अडॉप्ट हो रहा है और वेस्ट में इंडियन कल्चर अडॉप्ट हो रहा है। उसी को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। सिंपल, ओके, गॉट इट। इतनी बात तो हमें भी पता थी, नया क्या इसमें? सही बात है, ठीक, चलते हैं आगे। सर, इन रीसेंट पास्ट क्या हुआ है? इन रीसेंट पास्ट क्या हुआ है हमारे पास कि सर हमारे यहाँ ना डी ग्लोबलाइजेशन का ट्रेंड बढ़ गया। डी ग्लोबलाइजेशन का मतलब सर राइज। सबसे पहले अगर आप मैं बोलूं, ये टर्म डी ग्लोबलाइजेशन कब आया? अ टफ, आप कह सकते हैं, ये टर्म कब आया? टर्म आया था ड्यूरिंग अ राइवलरी, इकोनॉमिक राइवलरी बिटवीन यूएस एंड चाइना। यूएस एंड चाइना, इकोनॉमिक राइवल। सर ड्यू टू दिस ना क्या हुआ था, इन दोनों ने प्रोटेक्शनिज्म मेथड्स को अडॉप्ट कर लिया था। ड्यू टू देयर राइवलरी इन दोनों ने, एक टर्म होता है प्रोटेक्शनिज्म, की पॉलिसी को अडेप्ट कर लिया। क्या है मतलब? थोड़ा सुनो डिबेट, ताकि न्यूज़पेपर वगैरह समझ आ जाए। सर क्या हुआ, देखिए इंटरनेशनल रिलेशन भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अब अगर आप चाइना को देखें तो चाइना अडॉप्ट करता है एक्सपेंशनिज्म पॉलिसी। चाइना को यार सिंपल सी बात है। और यूएस उस थ्रोन में है जहां वो अपना थ्रोन नहीं देना चाहता। भाई अगर यूएस किंग है तो वो अपना थ्रोन चाइना को तो नहीं देना चाहता। सिंपल सी बात है, राजा को कंटिन्यू बनना है राजा, उसे अपना थ्रोन और अपनी तख्त किसी को नहीं देना। तो राइवलरी है दोनों के बीच में, एक्सपेंशनिज्म में। एज अ रिजल्ट क्या करा? और एक और चीज बताओ, अगर कोई चीज किसी चीज का राजा है, फॉर एग्जाम्पल इफ यूएस कंसिडर टू बी किंग ऑफ दिस होल वर्ल्ड, इट्स बिकॉज कि उसकी इकोनॉमिक रिसोर्सेज बहुत पावरफुल है, उसके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज प्लेंटीफुल है। और अब चाइना उसके साथ कंपीट कर रहा है, नॉट बिकॉज की उसकी पॉलिटिकल फिलोसफी वगैरह क्या है, इट्स बिकॉज की उसके इकोनॉमिक रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। इट्स बिकॉज क्योंकि इसके इकोनॉमिक रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। अब ये चल रहा था 2021 वगैरह में, अभी भी रिसेंट भी चल रहा है। तो क्या हुआ सर, इन दोनों ने प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी अडॉप्ट करी। यूएस ने प्रोटेक्शनिज्म में क्या करा? उसने कहा कि यार हम टैरिफ्स को इंक्रीज कर देंगे। टैरिफ्स मतलब टैक्स। से फॉर एग्जांपल, ये यूएस, यूएस और ये चाइना। चाइना यूएस को एक्सपोर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और ऐसे एक्सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर आप ग्लोबल ट्रेड देखें, ग्लोबल ट्रेड तो हाफ जो एक्सपोर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इन द वर्ल्ड शेयर, वो चाइना का ही है। मतलब अगर 100 चीजें, 100 इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ट्रेड हो रही है वर्ल्ड में, तो 50 उसे चाइना कर रहा है। तो 50 उसे चाइना कर रहा है, ठीक है। नो लुक एट दिस, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, ठीक है। इसने कहा कि यार चाइना बहुत प्राइस कर रहा है, ये हमें कंपीट कर रहा है, मैं इंक्रीज टैरिफ कर दूंगा। टैरिफ से मतलब टैक्सेस। टैक्सेस, टैक्स कौन सा? कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। अब सर अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स यहाँ पे आके महंगे हो जाएंगे तो ऑब्वियसली कंज्यूमर उसे परचेज ही नहीं करेगा, क्योंकि टैरिफ इतना बहुत ज्यादा है ना। ये आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा वन वे ट्रेड की पॉलिसी के बारे में। यहाँ पे इतना ज्यादा कि मार्केट लूज हो जाएगी। सेम चाइना में भी हो रहा था, सेम ऐसा चाइना में भी हो रहा था। क्यों हो रहा था सर? यहाँ पे ट्रंप की पॉलिसी थी, यहाँ ट्रंप की पॉलिसी थी, और ट्रंप ने एनविसाज करा, क्या प्रोपोगेट करा? प्रोटेक्शनिज्म।
प्रोटेक्शनिज्म, कंजर्वेटिज्म भी कह सकते हैं, प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी भी कह सकते हैं। क्यों सर, क्यों प्रोटेक्शनिज्म करा सर? ट्रंप की आइडियोलॉजी थी व्हाइट मैन फर्स्ट, व्हाइट मैन फर्स्ट। मतलब ट्रंप सर कह रहा था यूएस में कि यार चाइना को फायदा क्यों हमारी मार्केट से, हमारी मार्केट में फायदा होना चाहिए अमेरिकन को, मार्केट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को रेदर देन चाइना को। ठीक भी है, सुनने में ठीक भी लगता है यार, अपनी कंट्री का फायदा सबसे पहले हम अपने लोगों को देंगे ना, बाहर वाले लोगों को क्यों देंगे। इसी ऑब्जेक्टिव की वजह से डोनाल्ड ट्रंप जीते भी थे। और अगर आपको करंट ट्रेंड जानना है तो इस साल दोबारा से यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं और दोबारा शायद रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप आ सकते हैं, अच्छी खासी संभावनाएं हैं इस चीज की। ठीक है, तो ये पूरा चक्कर था कि ट्रंप की पॉलिसी प्रोटेक्शनिज्म। ट्रंप ने कहा ठीक है यार व्हाइट मैन फर्स्ट, उसने कहा ठीक है हमें तो नहीं चाहिए, चाइना को फायदा नहीं करवाना, वैसे भी हमारे थ्रोन को चैलेंज कर रहा है, टैरिफ इंक्रीज कर दिए। इसको कहते हैं प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी। और ये प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी इट्स अ सिंबल ऑफ डीग्लोबलाइजेशन, इट्स सिंबल ऑफ डीग्लोबलाइजेशन, इट्स अ सिंबल ऑफ डीग्लोबलाइजेशन। ठीक ठीक। अब सर जैसे इंडिया में एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे इंडिया में हमारे यहाँ पे होता है कि यार जब भी चाइना हमारे यहाँ पे बॉर्डर पे अटैक करता है तो हम क्या करते हैं, बॉयकॉट, बॉयकॉट चाइनीज फोन्स, बॉयकॉट चाइनीज फोन्स, एप्स वगैरह का। ये क्या सर, ये डीग्लोबलाइजेशन है। ठीक, जब बॉयकॉट, बॉयकॉट आप कहते हैं कि चाइनीज सेल फोन्स या फोन्स को करना है, तो अगेन इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीग्लोबलाइजेशन। ठीक है सर, इट्स अगेन अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीग्लोबलाइजेशन। ये सारे आपको क्रक्स पता होगा कि डीग्लोबलाइजेशन क्यों हो रहा है। ठीक है, चलते हैं अब पीपीटी पे। recent deglobalization trends, first है protectionism, rise of nationalist and protectionist policies such as trade barriers, trade barriers मतलब अपना टैरिफ, अपना टैरिफ, स्लो डाउन द पेस ऑफ ग्लोबल इंटीग्रेशन। ठीक है, नहीं हो रहा ग्लोबल इंटीग्रेशन। रीजनलाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल नेशनलिज्म, रीजनलाइजेशन देखिए, देयर हैज बीन अ शिफ्ट टुवर्ड्स अ रीजनल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कोऑपरेशन विद कंट्रीज प्रायोरिटाइजिंग देयर ओन इंटरेस्ट ओवर अ ग्लोबल कोऑपरेशन। सर रीजनलाइजेशन भी एक बड़ी अच्छी चीज है, रीजनलाइजेशन भी बड़ी अच्छी चीज है। आजकल क्या होता है कि बायलेटरल ट्रेड होते हैं, या कह सकते हैं कुछ कंट्रीज का एक आप फ्री एफटीए साइन हो जाता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। आपको बता दूं आरसीईपी था, कॉपरेशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ठीक है सर, तो आरसीईपी को इंडिया ने ज्वाइन नहीं करा था, कीपिंग इन माइंड, क्योंकि अगर वो करता तो उसकी मिल्क इंडस्ट्री काफी शटर होती, वो हम अलग करेंगे पूरा टॉपिक आरसीईपी को क्यों करा। पर आरसीईपी एक साउथ एशियन रीजन का एफटीए था जो इंडिया ने मना कर दिया ज्वाइन करने से, जब इंडिया ने रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पॉलिसी आरसीईपी, आरसी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप मना कर दिया था। तो दो एफटीए जो साइन हो रहे हैं वो कुछ कंट्रीज के बीच में हो रहे हैं, इंटीग्रेशन होल वर्ल्ड से नहीं हो रहा। ये भी एक सिंबल है डीग्लोबलाइजेशन का, ये भी एक सिंबल है डीग्लोबलाइजेशन का। टेक्नोलॉजिकल नेशनलिज्म, टेक्नोलॉजिकल नेशनलिज्म सर काफी चीज ऐसी, कई कंट्रीज के पास पेटेंट बहुत है, इंडिया में पेटेंट उतने होते नहीं क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होती। क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसलिए नहीं होती क्योंकि हम जीडीपी का सिर्फ 0.60% ही स्पेंड करते हैं रिसर्च में, तो यहाँ पेटेंट भी नहीं होगा। ऑफ कोर्स सी बात है, जब रिसर्च ही नहीं हो रही तो पेटेंट किस चीज का। पर यूएस में बहुत पेटेंट है, यूएस में बहुत रिसर्च हो रही है, वहां पढ़ाई बहुत अच्छी लेवल की, आईवी कॉलेजेस सारे वहां पर है। सर एज अ रिजल्ट जब एक टेक्नोलॉजिकल डेवलप होती है तो उसका माइंडसेट ये रहता है कि टेक्नोलॉजी हमारे हमारे देशवासियों के लिए पहले यूज हो एज कंपेयर टू कि हम पहले बांट दें। जैसे इंडिया में जब वैक्सीन आई थी तो हमारी यहाँ की पॉलिसी ये थी कि हम पीपल प्लीजिंग में ज्यादा लगे होते, नेशंस को ज्यादा बांटी जा रहे थे, भले ही अपने यहाँ पे गंगा में नदियों में लाशें तैर रही हूं। ठीक है सर, तो ये हिसाब है कि नेशनलिज्म जो है वो टेक्नोलॉजिकल नेशनलिज्म भी हो गया, एज अ रिजल्ट इंटीग्रेशन ऑफ द वर्ल्ड नहीं हो रहा, इंटीग्रेशन ऑफ द वर्ल्ड नहीं हो रहा। कॉजेस ऑफ डीग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक डिस्टर्ब क्या होगा, पॉलिटिकल शिफ्ट, टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन। The global financial crisis and COVID-19 pandemic have led to economic uncertainty and backlash against the globalization in many countries.
ठीक ठीक। यहां से मुझे एक और पॉइंट याद आया डीग्लोबलाइजेशन का। ये पॉइंट तो ठीक है सर, हमारे यहां पे डीग्लोबलाइजेशन, माइग्रेंट माइग्रेंट जेनोफोबिया, माइग्रेंट जेनोफोबिया मतलब जेनोफोबिया मतलब हमारे यहां पे परफेक्ट एग्जांपल है सीएए। ठीक है सर, सीएए का है। दूसरा सर रोहिंग्यास। सर हमें पता है कि रोहिंग्यास जो है म्यांमार से आए हैं, पर हम उन्हें सिटीजनशिप नहीं दे सकते, और हमारा ये पॉसिबिलिटी, हमने ये एक आर्ग्यूमेंट दिया कि हमारी ऑलरेडी पॉपुलेशन को हम सर्व नहीं कर पा रहे हैं, इतने 145 करोड़ हो गए, बाहर के इमिग्रेंट्स को कहां से हम देंगे रिसोर्स। तो ये भी आप कह सकते हैं टिल्ट है कि हम इंटीग्रेट नहीं कर रहे वर्ल्ड को। बॉर्डर सबके लिए तो ओपन है नहीं, और वो इंडिया में नहीं है, वो आप यूएस में भी देखिए, जब मैक्सिकन्स जाते हैं यूएस वगैरह में और बाउंड्री ब्रीच करते हैं उनकी बॉर्डर्स को, तो वहां पे उन्हें वापस भगा दिया जाता है, या फिर वो आप कह सकते हैं कि एक रिफ्यूजी कैंप वगैरह में रह रहे होते हैं, उन्हें रिसोर्सेस नहीं दिए जाते। इट्स अगेन अ सिंबल ऑफ डी ग्लोबलाइजेशन। तो अब आपको पता चलेगा कि लॉजिक क्या चल रहा है डी ग्लोबलाइजेशन का। इकोनॉमिक लॉजिक है, टैरिफ्स वगैरह। दूसरा माइग्रेशन पे इशू है, क्योंकि हम इमिग्रेंट्स को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे। और क्या सर, तीसरा जो है हमारे यहाँ पे एक कभी भी पॉलिटिकल मूवमेंट या फिर आप कह सकते हैं मिलिट्री मूवमेंट एग्जैक्टली खड़ी हो जाती है कि बॉयकॉट कर दो इनकी चीज को, जबकि आपकी कंट्री खुद मैन्युफैक्चरिंग में अभी सशक्त नहीं है, अभी इतनी एम्पावर्ड नहीं है, वो डिपेंडेंट होती है, लेकिन फिर भी आप बॉयकॉट करते हैं। 3 रीजंस हो गए, आपको पता चलेगा कि डी ग्लोबलाइजेशन का ट्रेंड है। डी ग्लोबलाइजेशन का ट्रेंड है। डी ग्लोबलाइजेशन का ट्रेंड सर एक और चीज में है, आप देखिए जैसे हमने कल कवर करा अनएम्प्लॉयमेंट में 4 रीजन हो गया। एक चीज कवर करिए कि यार डिसरप्शन हो रही है, बहुत ज्यादा जॉब लॉसेस हो रहे हैं क्योंकि एआई का डिसरप्शन है, थोड़ी मार्केट भी स्लो डाउन है, बेरिश रन है। तो सर इस चीज के लिए भी अगर आप देखे जाए तो कंट्री क्या कर रही है कि अब एक वर्किंग वीजा मिलना बहुत मुश्किल हो गया, HBI वीजा कहते हैं जिसे, यूएस में वो मिलना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि वो कह रहे हैं जब जॉब ही नहीं है तो हम अपने लोगों को पहले देंगे। अगेन वही अमेरिकन फर्स्ट वाली पॉलिसी आ गई। तो ये भी पॉलिसी है कि अब डी ग्लोबलाइजेशन हो रही है, वर्किंग वीजा परमिट मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है इस टाइम पे, स्पेशली इंडियंस को। तो ठीक है सर, ये चौथा डी ग्लोबलाइजेशन का इशू है। टैरिफ वॉर हुआ यूएस चाइना के बीच में, ट्रेड इम्बैलेंस की वजह से, टैरिफ एस्केलेशन, जियोपॉलिटिकल राइवलरी। मेन जो बात थी वो जियोपॉलिटिकल राइवलरी थी, ऑब्वियसली एक्सपेंशनिज्म को काउंटर करने के लिए, चाइना के एक्सपेंशनिज्म को काउंटर करने के लिए पॉलिसी आई। एक्सपेंशनिज्म को काउंटर करने के लिए ये पॉलिसी आई थी। ठीक है, ये पॉलिसी आई थी। ठीक है, चलते हैं आगे। इंप्लीकेशंस ऑफ टैरिफ वॉर, ऑब्वियसली पॉलिटिकल टेंशंस होने वाली है। इट्स लाइक कि यार तूने अब करा, मैं करूंगा, अब मैंने करा तो अब तेरी बारी। तो इट्स वो है ना, एक रिवेंज सॉर्ट ऑफ थिंग आ जाती है। तो पॉलिटिकल टेंशंस तो होंगी, इकोनॉमिक कॉस्ट भी होगा। इकोनॉमिक कॉस्ट भी होगा क्योंकि आप मार्केट लूज कर रहे हो, चाइना की मैन्युफैक्चर की मार्केट लूज हो जाएगी यूएस में, तो मार्केट लूज कर रहे हो आप। इसमें तो आपको पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, कॉमन सेंस से सारी चीजें पता चल जाएंगी आपको। ग्लोबल अनसर्टेनिटी, ऑब्वियसली सर ग्लोबल अनसर्टेनिटी इसलिए होगी क्योंकि इकोनॉमिक टर्म्स में चाइना और यूएस बिग प्लेयर्स हैं। जब उनके ट्रेड की अनसर्टेनिटी रहेगी तो ग्लोबल सप्लाई चेन्स भी काफी तरीके से इफेक्ट होगा। ग्लोबल सप्लाई चेन्स भी काफी तरह से इफेक्ट होगा। टेक्नोलॉजिकल राइवलरी अगेन एक्सेलरेटेड द कंपटीशन बिटवीन यूएस चाइना फॉर डोमिनेंस इन क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सच एज 5G एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे हमने कहा कि यार टेक्नोलॉजिकल नेशनलिज्म, तो अब इन दोनों के बीच में रेस हो जाएगी क्योंकि कोई अपनी टेक्नोलॉजी शेयर नहीं कर रहा, तो ज्यादा टेक्नोलॉजी का कंपीट करेंगे एक दूसरे के। एज अ रिजल्ट सर इंडिविजुअल नेशन को फायदा हो सकता है, लेकिन पूरे वर्ल्ड को फायदा नहीं होगा इससे, क्योंकि एक चीज की अगेन डोमिनेंस क्रिएट हो रही है। ठीक है सर, एट लास्ट हम ये क्या कह सकते हैं, एट लास्ट हम ये क्या कह सकते हैं कि यार डीग्लोबलाइजेशन का ट्रेंड तो है, और राइट विंग के इमर्ज होने के बाद जब नेशनलिज्म बहुत ज्यादा हाइपर है, इसको जिंगुइज्म कहते हैं, जब नेशनलिज्म ज्यादा हो जाता है तो जिंगुइज्म हो जाता है। जब ज्यादा है तो ये ट्रेंड आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलेगा। अभी न्यूज क्या आई है, टैरिफ वॉर फिर से स्टार्ट हो गया बिटवीन चाइनीज प्रोडक्ट। कैसे चाइनीज प्रोडक्ट पे टैरिफ लगा दिया, स्पेशली इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में यूएस ने इंक्रीज टैरिफ कर दिया है। मैं आपको वही बता रहा था। अब इस पे इंडिया का ओपिनियन आया है कि यार रीसेंट यूएस मूव विल स्टार्ट अ टैरिफ वॉर बिटवीन 2 मेजर इकोनॉमिक पावर्स। तो इसमें इंडियन कमेंट्री ये है कि यहां पे इंडिया को
फैसिलिटेट करना चाहिए अपना मोटिव, फैसिलिटेट करना चाहिए अपना ट्रेड, मतलब इनको फायदा मिल गया, गैप होगा। सिंपल सी बात है, अगर अगर चाइना और यूएस का ट्रेड नहीं हो रहा तो कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट होगी, जो गैप है, लूप को कौन फिल करेगा? इंडिया। तो इंडिया के पास इस टाइम पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अपने ट्रेड को इंक्रीज करे और करंट अकाउंट डेफिसिट, जो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ेंगे, उसको रिड्यूस डाउन करे। करंट अकाउंट डेफिसिट अगर रिड्यूस डाउन करेंगे, अगर करंट अकाउंट डेफिसिट रिड्यूस डाउन करेंगे, तो हमारी फॉरेन रिजर्व्स हमारे पास इंक्रीज रहेंगे, फॉरेक्स हमारे पास ज्यादा रहेगा, फॉरेक्स ज्यादा रहेगा तो आपकी करेंसी काफी स्टेबल रहेगी। डोंट वरी, हम आगे डिटेल में करेंगे। तो आई होप आपको ये न्यूज समझ आ गई हो, मतलब समझ आ गया हो। अब कभी भी आर्टिकल आए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। धन्यवाद।